आचार्य जी, मैं राजस्थान के सीकर में रहता हूँ, लेकिन इस साल पिछले 2 महीने से लगातार बारिश का ही मौसम चल रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स है ये आसमान से पट पट गिरेंगे ऐसे जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से। आधे 1 घंटे तक वो हवाई जहाज टर्बुलेंस के कारण 50-100 फीट ऐसे 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 घूमता रहा। सब कुछ भीतर का खुल खड़ गया। ऊपर जो केबिन लगेज रखा था वो बिखर रहा है, उड़ रहा है, लोग उड़ रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। आपको सड़क पे छोड़ दिया जाए साहब और तापमान है 55 डिग्री दिल्ली में, आप कितनी देर तक जिंदा रहोगे? कितने दिन तक नहीं कह रहा हूँ, कितनी देर तक जिंदा रहोगे ये बताओ। कितनी देर तक जिंदा रहोगे? और भारत में तो जितने भी हुए उनमें से एक का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। भारत कुछ कर ही नहीं रहा है। भारत को कुछ नहीं करना है। हम विश्व गुरु हैं, हमें विकास चाहिए। अभी आचार्य जी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो उसमें भी आया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी जो खड़े हो रहे हैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो रुकी हुई थी और जो कोल ऊर्जा थी मैं उसको वापस लेके आऊंगा। आई विल रेज कोल फ्रॉम द डेड। और जो हवस के सौदागर हैं वो इन्हीं 2 तरीकों पर उंगली उठाते हैं और आपको समझने नहीं देना चाहते कि तुम्हारी जीडीपी की अंधी हवस और तुम्हारे बच्चा पैदा करने की हवस, इन्होंने ही जीवन को बर्बाद कर दिया। आचार्य जी, मैं राजस्थान के सीकर में रहता हूँ और हमारे यहाँ पर आमतौर पर सूखा ही रहता है, और जब बारिश का मौसम भी आता है तो उस वक्त ज़्यादा बारिश 2-4 दिन के अलावा देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन इस साल पिछले 2 महीने से लगातार बारिश का ही मौसम चल रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसके चलते मैंने ये भी पाया है कि जहाँ पर सरकारें जीडीपी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और जितने पूंजीवादी वर्ग हैं वो सब बोलते हैं कि भारत को इतना आगे ले जाना है कि और इकोनॉमी बढ़े, लेकिन मेन ये देख पा रहा हूँ कि भाई पूरा व्यापार तो ठप पड़ा है पिछले 2 महीने से। जो मतलब बारिश चल रही है तो उसके कारण से अलग अलग प्रकार के जितने व्यापारिक गतिविधियां थी वो भी सब एकदम डाउन चल रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज भी पूरी तरीके से सही तरीके से जो हम सोच रहे हैं कि जीडीपी को आगे ले जाएंगे वो भी सही से नहीं कर सकते। देखिए, जो इसमें सिद्धांत है वो ये है कि भोग इतनी मूर्खतापूर्ण चीज होती है कि भोग के कारण योग तो बाधित होता ही है, भोग से भी हाथ धो बैठते हो। जो भोगेगा वो योग से तो रह ही गया वंचित, और भोगने के कारण वो भोग से भी वंचित रह जाएगा। अंधा भोग इतनी व्यर्थ मूर्खतापूर्ण चीज होती है। उदाहरण के लिए कोई खाए, अनाप शनाप खाए जा रहा है, पिज्जा ही पिज्जा चाहिए उसको, तो पिज्जा भी कितने दिन खा पाएगा वो? अब पिज्जा खाने के मारे योग से तो रह ही गया। योग का समय था, वो कहीं पर बैठकर पिज्जा चबा रहा था। पिज्जा खाने के कारण पिज्जा से भी रह जाएगा। जो भोगी होता है वो बहुत दिन तक भोग भी नहीं पाता। जितना भोगा होता है उसके 10 गुने दाम चुकाता है भोग के ही। समझ में आ रही बात? कंजम्पशन, जीडीपी, मनी, डेवलपमेंट, इनकी हवस का अंजाम है क्लाइमेट चेंज। इस हवस ने तुम्हें भीतरी शांति से तो वंचित कर ही दिया, योग तो गया। इस हवस ने तुम्हें भीतरी शांति से तो वंचित कर दिया, लेकिन जिस रुपए पैसे और जिस विकास की खातिर तुमने इतना भोग करा, क्लाइमेट चेंज तुम्हें उस पैसे से, उस विकास से भी वंचित कर डालेगा। क्लाइमेट चेंज माने यही थोड़ी है कि बाकी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी और इंसान बिल्कुल हवसी बनकर बस कंजम्पशन करेगा।
यही बातें थोड़ी क्लाइमेट चेंज में आती हैं। क्लाइमेट चेंज में ये भी आता है कि तुम्हारा ये जो जीडीपी है, जिसकी खातिर तुमने क्लाइमेट को तबाह करा, ये जीडीपी भी तबाह हो जाएगा क्लाइमेट के द्वारा। जीडीपी की खातिर तुमने क्लाइमेट को बर्बाद करा, अब क्लाइमेट तुम्हारे जीडीपी को बर्बाद कर देगा। तुम योग और भोग दोनों से मारे गए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तुम्हें लगा जीडीपी बढ़ा लो, जीडीपी बढ़ा लो, बड़ी खुशी आएगी, हम विकसित देश कहलाएंगे। और जीडीपी बढ़ाने की प्रक्रिया में, होड़ में, हवस में तुमने क्लाइमेट की आफत अपने सर बुला ली, और ये क्लाइमेट अब तुम्हारे जीडीपी को भी खा जाएगा। आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करिएगा कि भारत के और दुनिया के जीडीपी पर अभी ही क्लाइमेट चेंज कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर डालने लग गया है। करिएगा, और अभी कितना कर रहा है, और 2030 में कितना करेगा, और 2040 में कितना करेगा, सब आंकड़े उपलब्ध हैं। ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस जीडीपी के लिए हमने पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति का नाश कर दिया, वो जीडीपी भी हमें नहीं मिलेगा। आइदर और भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि तुमको संसार मिल गया और तुम राम से वंचित रह गए, ये भी नहीं हुआ है। हुआ ये है कि न माया मिली न राम। तुमने अपनी हवस की खातिर पूरी पृथ्वी को, इतनी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। इतनी माने 8, 10, 15, 20 नहीं, लाखों प्रजातियां। प्रतिदिन इस वक्त हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मैं हजार प्राणियों के, हजार जानवरों के की बात नहीं कर रहा, मैं हजार स्पीशीज के इरिवर्सिबल एक्सटिंक्शन की बात कर रहा हूं। प्रतिदिन तुमने हजारों प्रजातियों को विलुप्त कर दिया अपनी हवस की खातिर, और फिर तुमने पाया कि जो हश्र उन प्रजातियों का हुआ वही तुम्हारा भी हो रहा है। कि जिस रुपए, पैसे, प्रॉस्पेरिटी, जीडीपी की खातिर तुमने क्लाइमेट में आग लगा दी, वो आग तुम्हारे रुपए, पैसे, प्रॉस्पेरिटी को भी खा गई। बहुत सारा जो इस वक्त क्लाइमेट डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है क्लाइमेट चेंज पर, वो इसी बात को लेकर के है। द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जानते हैं होने क्या वाला है? सुनिए, जब इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात आती है, क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर दुनिया के उन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है जहां सबसे ज्यादा अन्न उगाया जाता है। सबसे ज्यादा अन्न ठंडी जगहों पर तो उगाया नहीं जाता। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ये उगता है। यही वो जगहें हैं जहां से पूरी दुनिया को खाद्य पदार्थों की, ग्रेन्स की, अन्न की सप्लाई, आपूर्ति होती है। और यही वो जगहें हैं जहां दुनिया की सबसे गरीब आबादी बसती है। और यही वो जगहें हैं जिन पर समुद्र तल के बढ़ने का सबसे बुरा असर पड़ेगा। और यही वो जगहें हैं जहां पर लोग अशिक्षित भी हैं। तो होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन होता है, उन्हीं जगहों पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पड़ेगा। तो माने फूड प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से गिरेगा। अभी ही गिर रहा है। भारत में पिछले साल जो फूड आइटम्स के दाम महंगे हुए, उसमें खुद भारत सरकार कह रही है कि क्लाइमेट चेंज का बड़ा रोल है। तो जिन जगहों पर फूड प्रोडक्शन होता है, उन जगहों पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन गिरेगा। जिस एरिया में फूड प्रोडक्शन होता है उसमें से काफ़ी बड़ा एरिया
पानी के नीचे आ जाएगा क्योंकि सी लेवल राइज करेगा। तो पर यूनिट लैंड जो प्रोडक्शन होता था फूड का वो मारा गया, ठीक है, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज होंगी तो जो क्रॉप उगती थी वो कैसे उग जाएगी भाई। साधारण आप चीज़ें ले लो, मेज़, मिलेट्स, वीट, राइस, जो भी है आपकी सब्जियां, ये एक ख़ास मौसम में ही उग सकते हैं ना। इन्हें एक ख़ास तरीके का तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, कई बार तो ह्यूमिडिटी चाहिए, तब ये उग सकते हैं। हवाएं भी चाहिए, जैसी बहुत ज़ोर की अगर हवा हो गई तो बहुत सारे फल हैं उदाहरण के लिए और सब्जियां हैं जो हो ही नहीं पाएंगे। आंधियां आ रही हैं तो नहीं हो पाएगा। बेमौसम जो बारिश हो जाती है उसका फसलों पे क्या असर पड़ता है ये आप किसानों से पूछिए, उन्हें पता है। तो जो ये मौसम के बिगड़ने का कार्यक्रम चलेगा, इससे फसलों पर बड़ा ज़बरदस्त कुप्रभाव पड़ेगा। जो ज़मीन की उत्पादकता है वो एकदम कम होने वाली है, और जो कुल ज़मीन उपलब्ध है ये फसल उगाने के लिए वो भी कम होने वाली, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन पानी के नीचे आ जाएगी। और यही वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी बसती है। जनसंख्या घनत्व तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, जिसको आप ग्लोबल नॉर्थ बोलते हो, वहाँ घनी आबादी तो बसती नहीं। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसती है? बिटवीन द ट्रॉपिक्स। और यहीं पर क्लाइमेट चेंज का सबसे भीषण असर होना है। यहीं पे अन्न उगाया जाता है, यहीं पे गरीब बसते हैं। नतीजा क्या होगा? ज़बरदस्त तरीके का माइग्रेशन। ये पूरी आबादियाँ गरीबी और भुखमरी के मारे दूसरे देशों की तरफ पलायन करेंगी। हजार या लाख लोग नहीं, सिर्फ करोड़ नहीं, दसों करोड़ लोग विवश होने वाले हैं बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगहों की ओर, और शायद दूसरे देशों की ओर पलायन करने को। दूसरे देश उनको शरण देने को तैयार हो, ज़रूरी नहीं है। सीरियन रिफ्यूजी यूरोप में गए, कितना बड़ा मसला बना। रोहिंग्या शरणार्थियों का आप मसला जानते ही हैं कितना बड़ा है। ये दसों करोड़ लोगों को शरण कौन देने वाला है? कोई नहीं। लेकिन ये घुसेंगे क्योंकि इनके पास तो अब जमीन ही नहीं है, जमीन तो पानी के नीचे चली गई, तो कहां रहें? तो दूसरी तरफ को भागेंगे। और इनके पास खाने को अन्न नहीं है तो ये भागेंगे। फिर राष्ट्रों के बीच होंगे युद्ध। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण बनेगा अगले विश्व युद्ध का। देश ही मिट गया, देश की बहुत बड़ी जमीन तो समुद्र खा गया, तो देश ही नहीं बचा, तो क्या करेगा फिर? वो कहेगा दूसरे की जमीन हड़पूंगा और क्या करूंगा। और वो कोई ना कोई तर्क निकालेगा, वो कहेगा देखो मेरी जमीन खोई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार तुम हो, तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। और आप अच्छे से जानते हो कि जब वॉर होता है तो जीडीपी का क्या होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपसे कहा जाए कि 1940 और 45 के बीच में साहब यूरोप का जीडीपी ग्रोथ रेट बताइए, तो आप हंसने लग जाओगे, बोलोगे वॉर के समय कोई जीडीपी ग्रोथ रेट होता है? सारी इकोनॉमी फिर वॉर एफर्ट्स में झोंक दी जाती है। उस समय जीडीपी का क्या है? कुछ नहीं। आपसे कहा जाए 1965 और 1971 में भारत का जीडीपी देखिएगा, उन 2 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि जब वॉर चल रहा होता है तो जीडीपी ऐसे गिरता है। कौन सा प्रोडक्शन? उस समय बस एक इंडस्ट्री होती है जो मुनाफा कमाती है, वॉर्स इंडस्ट्री, वेपन्स इंडस्ट्री, एम्यूनिशन, और जो कुछ भी सैनिकों के और युद्ध के काम आ रहा होता है वो बस मुनाफा कमाता है, बाकी कुछ नहीं मुनाफा कमाता, सब बर्बाद हो जाता है। पूरे के पूरे शहर खलाक हो जाते हैं, ऐसी बॉम्बिंग हो रही है। कौन सा जीडीपी? वॉर चल रहा है, आप क्या रेगुलर ऑफिस जाओगे काम करने? वॉर चल रहा है कि आपको इंटरनेट मिलता रहेगा काम करने के लिए? वॉर चल रहा है, किसान जाकर के क्या फसलों पे काम करेगा, खेतों में? तो ये हमें भयानक सजा मिलने वाली है कि जिस प्रॉस्पेरिटी और पैसे के लिए हमने पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दी, हमसे वो प्रॉस्पेरिटी भी छिनने वाली है। द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर बैक ब्रेकिंग। हमसे तो छोटा मोटा रिसेशन नहीं झेला जाता, रिसेशन भी छोड़ो, स्लो डाउन नहीं झेला जाता हमसे।
इकोनॉमी 7% की जगह 4% पे ग्रो करने लगे, ग्रो ही कर रही है, बस 7 की जगह 5 हो जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो कोलैप्स करने लग जाती हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज इतना ही नहीं करेगा कि वो 7% का 5% कर देगा, वो 7 को 0 से भी नीचे कर देगा। इसी तरह से जो मेडिकल कॉस्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की, थोड़ा उनके बारे में आप पढ़िएगा। कई ट्रिलियन डॉलर की सिर्फ मेडिकल कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज की। और ये तो अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोन वेरिएबल्स। नोन अभी हो क्या रहा है साहब, कि जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पुराने वायरस, लाखों करोड़ों साल पुराने वायरस जो इन ग्लेशियर्स के नीचे तब से सोए पड़े थे। वायरस ऐसी चीज होती है, वो कुछ हद तक केमिकल की तरह होती है। जैसे केमिकल कभी नहीं ना, आप कहीं पे नमक छोड़ दीजिए तो ऐसा थोड़ी है कि 100 साल बाद 500 साल बाद। वायरस में भी कुछ गुण सिर्फ मटेरियल के होते हैं, मटेरियल की तरह होता नहीं कभी। तो लाखों साल पुराने वायरस भी ग्लेशियर्स के नीचे सोए पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट। उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, तो ग्लेशियर, वो जो वायरस है कुछ कर नहीं सकता। अब वो बर्फ पिघल रही है, दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर साफ हो चुके हैं। कई पर्वत जिनकी चोटियां कभी किसी ने देखी नहीं थी क्योंकि वो सदा हिम के नीचे दबी रहती थी, उनकी चोटियां अब नंगी खड़ी हैं। कभी किसी ने उन चोटियों को आज तक देखा ही नहीं था, उन पर सदा बर्फ रहती थी। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन का अर्थ होता है वो अल्टीट्यूड जिसके ऊपर बर्फ परमानेंट होती है। स्नो लाइन ही बिगड़ गई है। जहां लाखों साल तक बर्फ थी और जहां कभी पत्थर और जमीन देखे नहीं गए, वहां बर्फ गई। पहली बार हुआ इतिहास में मनुष्य के। तो वायरस निकल के आ रहे हैं और ये अननोन वायरसेस हैं। ये जो करेंगे उसकी तो मेडिकल कॉस्ट अभी कैलकुलेट भी नहीं हुई है। एक अननोन वायरस आ गया जो नोवेल कोरोना वायरस था, और कोविड ने चाहे विकसित देश हो, अविकसित देश हो, अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, सबकी कमर तोड़ के रख दी पूरे 2-2.5 साल तक। और कोविड से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा कंटेजियस और ज्यादा फेटल। कंटेजियस माने संक्रामक और फेटल माने प्राणघातक वायरस इन बर्फों के नीचे से निकल करके अब सामने आ रहे हैं। और अभी तक तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये पता भी नहीं है कि वो कौन से वायरस हैं, क्योंकि वो तो छुपे हुए थे, क्या पता कौन है। बस वो हैं हजारों वायरस, वो निकल के आ रहे हैं। हजारों माने हजारों अलग अलग स्पीशीज के वायरस हैं वो। और उसकी जो मेडिकल कॉस्ट होगी वो गिनिए कितनी है। ये करा है क्लाइमेट चेंज ने। एक तो समस्या क्या हो जाती है ना, हम ऐसे बात करते हैं, अच्छा औसत तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया, तो हमें लगता है 1.5 डिग्री तो कुछ होता ही नहीं। जो वार्निंग देने भी आते हैं वो बोलते हैं 3 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया। हम कहते हैं 3-4 डिग्री ठीक है, 30 का 35 हो जाएगा, 36 का 40 हो गया। हमें लगता है जैसे हमारे कमर के नाप की बात हो रही है कि 36 की कमर थी, बहुत खा पी लिया, 40 हो गई तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। वैसे ही 36 डिग्री औसत तापमान था, 40 हो गया तो क्या हो गया साहब, वो औसत है। जो एक्सट्रीम्स हैं वो 10-10, 15-15 डिग्री ऊपर नीचे होने वाले हैं, नीचे कम ऊपर ज़्यादा। एवरेज टेम्परेचर राइज होगा 3 डिग्री 5 डिग्री, जो एक्सट्रीम है वो 10-15 डिग्री ऊपर जाएगा। और आपका कोई भी सिस्टम उतना टेम्परेचर राइज झेलने के लिए बना ही नहीं है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स हैं ये आसमान से पट-पट गिरेंगे ऐसे जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैसेस एनर्जी ही तो ट्रैप कर रहे हैं ना। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। वो एनर्जी क्या करेगी, वो अपर एटमॉस्फेयर में भी टर्बुलेंस बनेगी। टर्बुलेंस क्या चीज होती है, हवा। आपके जो प्लेन की डिजाइन है, जो विंग्स हैं,
वो उतनी टर्बुलेंस के लिए बनी ही नहीं है, उनकी डिजाइन हुई थी नॉन क्लाइमेट चेंज एरा में, जब क्लाइमेट चेंज उतना बड़ा खतरा नहीं था, उस समय एयरक्राफ्ट डिजाइन हुआ था। वो जो वहां जो ऊपर होगा उसके लिए तो एयरक्राफ्ट डिजाइन ही नहीं है, एयरक्राफ्ट झेल भी नहीं पाएगा उतनी टर्बुलेंस को। अभी अभी हुआ है सिंगापुर के ऊपर या साउथ ईस्ट एशिया में किसी जगह पर हुआ है, एक हवाई जहाज है, उसके इंजन में कोई खराबी नहीं, उसकी कोई मिड एयर कोलिजन भी नहीं हो रहा है कि कहीं भीड़ भुड़ गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई उसकी हाईजैकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ टर्बुलेंस इतनी थी कि उसके अंदर एक आदमी और 20 लोग घायल हो गए। अभी मुश्किल से महीने 2 महीने पहले की बात है। आधे 1 घंटे तक वो हवाई जहाज टर्बुलेंस के कारण 50-100 फीट ऐसे 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 झूमता रहा। सब कुछ भीतर का खुल खाल गया, ऊपर जो केबिन लगेज रखा था वो बिखर रहा है, उड़ रहा है, लोग उड़ रहे हैं। एक बेचारा तो वहीं पे फ्लाइट के अंदर ही, और दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज माने एनर्जी। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें जबरदस्त तरीके से एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी अब कुछ भी करेगी। वो अधिक बारिश कर सकती है और कम बारिश कर सकती है, वो भारी तापमान बढ़ाएगी और भारी अंधड़ लेकर के आएगी। एकाएक अंधड़ आएगा, और ऐसा अंधड़ जैसा आपने अपने जीवन में देखा नहीं, और वैसा अंधड़ झेलने के लिए आपका घर भी डिजाइन नहीं है, आपकी कार नहीं डिजाइंड है। जो लोग मारुति 800 पर चले होंगे उनको याद होगा कि मारुति 800 जब किसी ट्रक के बगल से निकलती थी तो कांपती थी। हाईवे पर ट्रक अच्छी स्पीड से आ रहा हो सामने से, इधर से आपकी मारुति 800 जा रही हो, और उसमें खासकर अगर वजन ना हो, अकेले आप ही बैठे हो, तो उधर से ट्रक आ रहा है 80 की स्पीड से, इधर से मारुति आ रही है 80, और मारुति ऐसे थरथराती थी। ये हमारी कारों का डिज़ाइन होता है, और कार को तो और ज़्यादा लाइट वेट करा जाता है ताकि वो फ्यूल एफिशिएंट हो जाए, और फ्यूल एफिशिएंट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए। और तुम कार को जितना हल्का बनाओगे वो उड़ ही जाएगी। ठीक है, यह अतिशयोक्ति है, पर बात को समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका कोई भी सिस्टम, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, वो डिजाइन नहीं है क्लाइमेट चेंज को झेल पाने के लिए। और दुनिया की उस आबादी का सोचिए जो गरीब है, जो सड़कों पर रहती है। 10 डिग्री तापमान अगर 2 दिन भी बढ़ा रहा तो क्या वो जिंदा रह जाएंगे? आपको सड़क पे छोड़ दिया जाए साहब, और तापमान है 55 डिग्री दिल्ली में, आप कितनी देर तक जिंदा रहोगे? कितने दिन तक नहीं कह रहा हूं, कितनी देर तक जिंदा रहोगे ये बताओ, कितनी देर तक जिंदा रहोगे? और फीडबैक साइकिल शुरू हो चुके हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। फीडबैक साइकिल क्या होता है? फीडबैक साइकिल 1.5-2 डिग्री पर ट्रिगर हो जा रहे हैं। फीडबैक साइकिल ऐसा होता है कि बर्फ है, बर्फ किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। तो बर्फ पर अगर सनलाइट पड़ रही थी तो बर्फ उसको रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए तो सफेद दिखती है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ी, उसने लाइट वापस भेज दी। तो बर्फ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। जब बर्फ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती तो बर्फ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। लेकिन अब बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बर्फ के नीचे की जो चट्टान है वो एक्सपोज हो रही है। जब वो चट्टान एक्सपोज होगी तो चट्टान तो काले रंग की है, वो चट्टान एक्सपोज होकर के सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो चट्टान का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बर्फ और पिघलेगी, बर्फ और पिघलेगी तो और चट्टान एक्सपोज होगी, और चट्टान एक्सपोज होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो बर्फ और पिघलेगी। ये फीडबैक साइकिल कहलाता है। तो एक बार शुरू हो गया, रोका नहीं जा सकता। और 1.5 डिग्री 2 डिग्री पर ये फीडबैक साइकिल शुरू हो चुके हैं, शायद अब रोके भी नहीं जा सकते। अब ये मनुष्यता के संपूर्ण विकास के साथ ही रुकेगा। ये सब संपूर्ण विकास बोल दिया, विनाश बोला? विकास बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया, क्योंकि हमारे लिए विकास माने ही विनाश है। दुनिया का सबसे बड़ा जो सिंक था कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का, वो क्या है? वो ओशंस हैं। और ओशन जब कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है तो उससे क्या बनेगा? उससे कार्बोनिक एसिड बनेगा। ओशंस हमारे एसिडिक होते जा रहे हैं, और दुनिया की 80% स्पीशीज ओशन में रहती हैं। हम उनसे कह रहे हैं तेजाब में जियो।
हम उनसे कह रहे हैं एसिड में जियो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ओशन सोख रहा है। ओशन के साथ समस्या बस ये थोड़ी है कि ओशन लेवल राइज कर रहा है, ओशंस आर बिकमिंग एसिडिक। मछली एसिड में कैसे जी ले? और 80% लाइफ ओशन में ही रहती है। ओशन को आप गर्म कर रहे हो तो वो ज्यादा इवेपोरेट भी करेगा, एक और फीडबैक साइकिल है ये। ओशंस गर्म होते जा रहे हैं तो ओशन इवेपोरेट भी करेंगे, इवेपोरेट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ओशन गर्म हुआ तो वाटर वेपर निकली, वाटर वेपर निकली तो और गर्म हुई तो ओशन और इवेपोरेट हुआ। अब ये एक साइकिल निकल पड़ा, ये फीडबैक साइकिल है, एक और फीडबैक साइकिल है। ओशन एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन पर सरफेस पर कौन सी चीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है? ट्रीज, पेड़। पेड़ों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे वुड बना देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं। आप पेड़ काट रहे हो क्योंकि आपको प्रोग्रेस चाहिए। पेड़ जिंदा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और जब पेड़ मर जाता है तो वही लकड़ी डिकम्पोज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा, तूफान आएगा, तूफान आएगा तो पेड़ गिरेगा, पेड़ गिरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी, क्योंकि लकड़ी गिरेगी तो डिकम्पोज करेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी तो और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, तो और तूफान आएगा, तो और पेड़ गिरेगा, तो और लकड़ी गिरेगी, तो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, तो और तूफान आएगा। ये है फीडबैक साइकिल, ये सब शुरू हो चुके हैं। क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज ये है कि बहुत सारा कार्बन है अर्थ के इकोसिस्टम में, वो कार्बन जमीन के नीचे पड़ा हुआ था। अब सोचिए करोड़ों अरबों डायनासोर रहे होंगे, डायनासोर इस धरती पर लाखों साल तक राजा थे, वो सब डायनासोर मरे। उदाहरण एक दे रहा हूं, वो सब डायनासोर, तो इतना सारा जो शरीर शरीर कार्बन ही होता है पूरा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मुख्यतः यही होता है शरीर। ठीक है, बाकी और भी होते हैं, सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, वो सब थोड़े होते हैं, शरीर प्रमुखतया यही होता है। अब डायनासोर मरा, उसका शरीर कार्बन है। पृथ्वी ने क्या करा? पृथ्वी ने उस कार्बन को सिक्वेस्टर कर दिया, इसको बोलते हैं सिक्वेस्टरिंग। पृथ्वी ने पूरे डायनासोर की बॉडी को नीचे डाल दिया, अब ये कार्बन यहां दफन है। वहां दफन रहे रहे लाखों करोड़ों सालों में वो जो नीचे था वो कोयला बन गया। वो जो डायनासोर था नीचे वो कोयला बन गया, या तेल बन गया, या गैस बन गया। नीचे जबरदस्त प्रेशर है और टेम्परेचर भी है। तो जो डायनासोर की बॉडी थी, एक डायनासोर का उदाहरण लेके बोल रहा हूँ, डायनासोर से नहीं बन जाता कोयला सिर्फ, लेकिन उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो जितना ऑर्गेनिक मटेरियल था, चाहे वो पेड़ हो चाहे जीव जंतु हो, पृथ्वी उन सबको अपनी गोद में लेकर के ढकती गई मिट्टी से। तो वो सारा जो कार्बन था वो पृथ्वी में नीचे नीचे जमा था, कोई हमें नुकसान नहीं कर रहा था। इंसान ने कहा हम तो बहुत होशियार हैं, वो सब कुछ जो नीचे जमा था हम उसको खन करके, उसका खनन करके हम उसको सतह पर ले आए और हमने उसको जलाया, और उससे निकली है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी होशियारी है। तो ये हमको कोई एक्स्ट्रा कार्बन पैदा नहीं कर दिया है, ये वही कार्बन है जो सदा से पृथ्वी के सिस्टम में था। पर कहां था? जमीन के नीचे था। हमने अपनी होशियारी में उसको जमीन से निकाल के ऊपर कर दिया और उसमें आग और लगा दी, और हमने कहा देखा एनर्जी, अब इस एनर्जी से राष्ट्र की प्रगति होगी। और प्रगति के चक्कर में हमने अपने आप को बिल्कुल अब समाप्त ही कर डाला है। समझ रहे हैं बात को? इसके मूल में क्या चीज बैठी हुई है? इसमें एक मूल चीज बैठी हुई है आत्मज्ञान। जब मैं बोलता हूं, यहां तक बहुत लोगों ने रुचि से सुना होगा, अब जैसे ये बोलूंगा लोग कहेंगे नहीं 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 ये तो अब, लेकिन आप ये समझ नहीं रहे हो कि क्लाइमेट चेंज न तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ना साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ना इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन है। ये इंसान के दिल की समस्या है, ये कंज्यूम करने की हमारी हवस की समस्या है। और जब तक इंसान की शिक्षा में, परवरिश में, संस्कार में ये बात रहेगी कि तुम भोगने को पैदा हुए हो, तब तक इस क्लाइमेट चेंज की समस्या का कोई समाधान नहीं है। और समाधान के लिए हमारे पास वक्त है भी नहीं। क्या समाधान करेंगे हम? कितना वक्त बचा है? ये बात आचार्य जी मैंने कभी स्टडी में भी पढ़ी थी कि 1999 के बाद में लगभग 1500 उपाय विश्व में हुए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उनमें से केवल 4% उपाय ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हाँ दिखा ऐसा ही, रहा है। बिल्कुल यही है, एकदम 50 के आसपास एकदम।
और भारत में तो जितने भी हुए उनमें से एक का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं भारत कुछ कर ही नहीं रहा है, भारत को कुछ नहीं करना है। हम विश्व गुरु हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें विकास चाहिए। अभी आचार्य जी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो उसमें भी आया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी जो खड़े हो रहे हैं वहां डोनाल्ड पर। ट्रम्प कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो रुकी हुई थी और जो कोल ऊर्जा थी, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। आई विल रेज कोल फ्रॉम द डेड। दुनिया भर में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, भारत हो, अमेरिका हो, और ये जो पूरा विंग है, इसको प्रकृति की एक धेले की नहीं परवाह है। इसको बस ये है, मेरी भावनाएं, मेरा राष्ट्रवाद, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए अगर कोयले में आग लगानी पड़े लगा दो, दुनिया में आग लगानी पड़े लगा दो। इसकी आचार्य जी एक रिपोर्ट भी आई थी कि एक कार्बन ब्रीफ करके यूके स्थित एक संस्थान है, उन्होंने बताया था कि इस साल की शुरुआत में नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में यदि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाती है तो 2030 तक अमेरिकी उत्सर्जन में 4 अरब टन की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है, और इससे 900 अरब डॉलर का से अधिक का वैश्विक जलवायु नुकसान होगा। ये जब भी ऐसे बोला करें ना, तो इसको हमेशा प्रतिशत के तौर पे बताया करें। नहीं तो लोगों के लिए आप बोले 9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोले 9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, लोगों के लिए सब एक बराबर होता है। तो जब भी कभी आप क्लाइमेट अवेयरनेस का काम करें तो परसेंटेज के तौर पे बताएं, नहीं तो ये फिगर्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 280 ppm था 1850 में प्री इंडस्ट्रियल लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। अभी कितना है? अभी 420 से 440 ppm के बीच में, और हर साल 2 ppm बढ़ता है, हर साल 2 ppm बढ़ता है। माने जितना था, जितना होना चाहिए पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए, उससे 50% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त वातावरण में है। जितना हो सके लोगों को बताइए कि तुम्हारी हवस ने, तुम्हारी गलत फिलॉसफी ने, तुम्हारा ये जो रॉन्ग लाइफ फिलॉसफी है, उसने क्या कर डाला। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो गई है, तुम्हारी ज़िंदगी का सेंटर ही गलत है। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम हैप्पीनेस के लिए और कंजम्पशन के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें कोई नहीं, वो जो एल वर्ड है कोई नहीं बता रहा लिबरेशन, तुम्हें सी वर्ड बताया जा रहा है कंजम्पशन। जब तक जिंदगी का उद्देश्य लिबरेशन की जगह कंजम्पशन रहेगा, तब तक जिंदगी ज़्यादा चलनी ही नहीं है। हमारी शिक्षा, संस्कार, दर्शन, धर्म सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। धर्म से मेरा आशय है लोक धर्म। नहीं तो अगर आप वास्तविक धर्म की बात करें जो दर्शन पर आधारित है, वो तो साफ बताता है कि पैदा हुए हो ताकि मुक्त हो सको, जो अपने भीतरी बंधन है उनको काट सको। इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो कि जा कर के और ज़्यादा आइसक्रीम खाओ और ज़्यादा इधर तोड़ो उधर काटो और अपने लिए कहो कि सब काट कूट के जंगल मैंने अपने लिए महल बनाया है, या कि मैंने बहुत सारे बच्चे पैदा करे हैं, इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो तुम। ये जो बच्चे पैदा करने वाली बात है ना, ये लोग इसकी बात ही नहीं करना चाहते। सारी बात ये है कि कार्बन एमिशन हो रहा है हमारे कंजम्पशन से, और कंजम्पशन वही तो लोग करेंगे ना जो जो हैं। हम प्राकृतिक जगहों की बात करते हैं, हर जगह प्राकृतिक जगह है, पर जिस जगह पर इंसान पहुंच जाता है वहां प्रकृति को काट देता है। नहीं तो हर जगह तो प्राकृतिक जगह है। जो भी प्राकृतिक जगह होती है वो आपके लिए पर्यटन की जगह बन जाती है। किसी भी जगह से इंसान को हटा दीजिए, वो जगह पर्यटन की जगह बन जाएगी। और इंसान को हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे इंसान मर जाएं। बात बस इतनी सी है कि भारत देश उदाहरण के लिए जितने लोगों का निर्वाह कर सकता है, उससे शायद 4-5 गुना ज्यादा है हमारी आबादी। दुनिया में अभी 800 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। अनुमान कहते हैं कि सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन 200 से 400 करोड़ के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। इतने लोग हैं तो ये पृथ्वी तुम्हारा बोझ उठा सकती है, इसके आगे पृथ्वी बोझ नहीं उठाएगी। पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है तुम्हारे कंजम्पशन के लिए। तुम्हें कंज्यूम करना है तो रिसोर्स होना चाहिए ना, रिसोर्स है ही नहीं तो क्या कंज्यूम करोगे, कहां से, क्या एक और पृथ्वी लेके आओगे। डीग्रोथ और डीपॉपुलेशन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जो हवस के सौदागर हैं वो इन्हीं 2 तरीकों
पर उंगली उठाते हैं और आपको समझने नहीं देना चाहते कि तुम्हारी जीडीपी की अंधी हवस और तुम्हारे बच्चा पैदा करने की हवस, इन्होंने ही जीवन को बर्बाद कर दिया। एक व्यापारी तो बोलेगा ही ना कि मुझे और बड़ी मार्केट चाहिए, तो कहते हैं आबादी और बढ़ाओ और बढ़ाओ, मेरे खुद 12 बच्चे हैं, आबादी और बढ़ाओ। और तुम्हें दिख नहीं रहा वो आबादी क्यों बढ़वाना चाहता है? ताकि उसका माल और बिके। मुनाफा और कमाए। ये हमारे लोकनायक हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं।